डियर स्टूडेंट, अब जैसे कि विस्कस डैम्पिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम और ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग। सो कूलाम और ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग इज द सेकेंड टाइप ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, जैसा कि इनिशियली हमने देखा था, डैम्पिंग इज जस्ट अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन, बाद में उसको बोला था अगेंस्ट द वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम, मैंने फ्री डैम्प सिस्टम में स्प्रिंग मास, फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम में स्प्रिंग मास सिस्टम को लिया था, उसको जैसे ही डिस्टर्ब किया था उसने वाइब्रेशन एग्जीक्यूट किए थे, जिसको मैं फ्री वाइब्रेशन बोल रहा था। अब इस पर्टिकुलर केस में यहां पर हमने कुछ लाइंस कोट की थी कि एवरी सिस्टम इज नेचुरली डैम्प्ड, बट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई एक सिस्टम इनिशियली डिस्टर्ब हो गया हो इंटेंशनली या बाय डिफॉल्ट किसी और रीजन से, अगर वो डिस्टर्ब हो गया हो, उसमें वाइब्रेशन एग्जीक्यूट होंगे। उन वाइब्रेशन को टाइम पे हमें रोकना है। अगर इंटेंशनली किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू वो होते ही रहे, कभी ना कभी हमें उन्हें रोकना पड़ेगा किसी पर्पस से। अगर हमने उन्हें इंड्यूस किया है तो भी रोकना पड़ेगा, नहीं किया है बाय डिफॉल्ट किसी अदर रीजन से आ गए हैं तो हमें भी उन्हें रोकना होगा। इसके लिए मैंने डैम्पिंग प्रोवाइड की थी, इट इज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वाइब्रेशन। अब उसमें सबसे पहला जितनी भी रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसे कन्वर्ट कर दिया था विस्कस डैम्पिंग सिस्टम में, उसकी इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, उसके सिस्टम्स को देख लिया था और कैसे वाइब्रेशन एक्सपोनेंशियल डिके हो रहे थे हर साइकिल में। ठीक है, धीरे धीरे डाई आउट पूरी तरीके से खत्म हो गया। नाउ एक अदर केस है, जैसे कि कूलाम और ड्राई फ्रिक्शन, नाम से समझ में आ रहा है फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन। अगर वहां पर कोई लुब्रिकेंट नहीं है तो, ये वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पुराना वाला जो हमने केस देखा है दैट इज विस्कस डैम्पिंग, वहां पर तो जो डैशपॉट है वो फ्लूइड में ही मूव करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जैसा कि नाम रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग, तो वहां पर सरफेसेस क्या होंगे, ड्राई होंगे। जैसे कि अगर हम ये माने कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ सरफेस एंड दिस इज अनदर सरफेस, इन दोनों के बीच में कोई भी फ्लूइड नहीं है, और इन दोनों के बीच में जो भी होगा यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो ड्राई फ्रिक्शन होगा। तो डैम्पिंग से पहले हम थोड़ा सा फ्रिक्शन समझ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये बात मुझे क्लियर हो गई है कि जैसे ही मैंने ये वाला सरफेस इस सरफेस पे रब करने की कोशिश की तो देयर इज अ फ्रिक्शन, ये हमें पता है कि देयर इज अ फ्रिक्शन जो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करेंगे। अगर ये फिक्स्ड है, ये इसके ऊपर मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इज देयर, द मोशन हैज टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन। उसी के बाद ये मास या जो भी ये कंपोनेंट है वो उस फिक्स सरफेस के ऊपर मूव कर पाएगा। तो इसमें फ्रिक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये मुझे पता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नाउ फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अभी मैंने स्मॉल एफ से किया है, इसको जब बाद में अपन अभी से ही कैपिटल एफ में कर, ठीक है। एंड कैपिटल एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी है, तो यहां पर कांस्टेंट आएगा जिसको म्यू एस एन बोल रहा हूं। यहां हमें थोड़ा समझने की जरूरत है, इस म्यू एस को मैं बोल रहा हूं स्टैटिक कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट। तो ये बात मुझे समझने की है कि यहां स्टैटिक वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है, जबकि मैं बात कर रहा हूं मोशन की। ठीक है, तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सरफेस, ये एक फिक्स्ड सरफेस है, इस फिक्स्ड सरफेस पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है तो हम ये मान लेते हैं मास। तो मैं जैसे देखता हूं कि ये एक फिक्स्ड सरफेस है, इस पे ये मास मूव करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज एम। ठीक, और ये यहां पर फिक्स्ड सरफेस, इन दोनों के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब मैं चाह रहा हूं कि इस जो मास है ये इस पे मूव करे, ये इस पे मूव करे, तो ये जैसे ही इस पे मूव करने की कोशिश कर रहा है, यहां से यहां पर इस फिक्स सरफेस और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, जिसको मैंने अभी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक यहां पर मैं बोल देता हूं म्यू एस लगा हुआ। तो जैसे आप आए, आपने इसको बोला कि मूव करो, जैसे ही आपने इसको पकड़ा इसको आगे मूव करने की, क्यों, क्योंकि ये वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है, मास को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मुझे देना ही पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस फोर्स। तो जैसे ही मैंने इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश की
क्योंकि यहाँ कोई लुब्रिकेंट नहीं है तो फ्रिक्शन ही काम करेगा, तो इस मोशन को वो अपोज करेगा इनिशियली, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन इज अवेलेबल। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, उस पॉइंट तक ये मास मूव नहीं करेगा जब तक ये इस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर दे, उसके बाद ही मूव करेगा। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब मैं इसको स्टैटिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है, ये जो फिक्स्ड सरफेस है, इसके ऊपर ये जो मास लगा हुआ है, अब मैं इसको मोशन देने की कोशिश कर रहा हूं, बट कोई चीज है जो कि रोक रहा है, दैट इज फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इसे रोक रहा है, इट मींस इसमें मोशन नहीं है। एक बार अगर इसमें मोशन आ गया तो मैं उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं बोलूंगा। तो जब तक इसमें मोशन नहीं आता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम बोल रहे हैं उसको, उसके कारण जो फोर्स आएगा वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई है कि जब तक उसमें उन दोनों सरफेस के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट को हम उसके कारण जो फ्रिक्शन फोर्स है उसे ओवरटेक नहीं करेंगे, मास मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, बट स्टिल क्योंकि ये सरफेस ड्राई है, अगर मास मोशन में आ भी गया तो भी फ्रिक्शन हमेशा वहां पर अवेलेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, मान लो मैं इसको, इसके ऊपर अगर मैं इसको मोशन भी दे रहा हूं तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज देयर। हमें ये बोला ही गया कि इफ यू आर वॉकिंग ऑन द सरफेस, फ्लैट सरफेस, इट इज जस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी इफ यू आर वॉकिंग देयर इज अ फ्रिक्शन ऑल्सो, इफ यू आर स्टैंडिंग इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो जब when you are walking on the flat surface there is a friction, तो अगर मोशन में भी है तो फ्रिक्शन है, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं कि when body in static condition, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अगर बॉडी इन मोशन है तो उसको मैं काइनेटिक फ्रिक्शन बोलता हूं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब भी हम काइनेटिक्स, हमें पता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, तो जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और जो कोफिशिएंट होगा उसको हम म्यू के से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात ये है कि इनमें से ज्यादा कौन सा होता है, तो ज्यादा होता है हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि एक बार बॉडी मोशन में आ जाएगी तो फिर उस जो, फॉर एग्जाम्पल वी आर गिविंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी से तो उसे मूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसको दे रहे हैं मोशन के लिए, और वहां पर काइनेटिक 2.1 मीटर पर सेकंड की दे रहे हैं, बट ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन वो कम हो रही है। ठीक है, एक केस तो ये हो गया कि मैं चाह रहा हूं कि मेरा मास 2 मीटर पर सेकंड से मूव करे, बट ड्यू टू फ्रिक्शन वो 2 मीटर ही दे रहा हूं, तो वो 2 मीटर नहीं हो सकता, कम हो जाए। तो मुझे उस फ्रिक्शन को कंसीडर करके उसे 2.1 देनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि मेरा 2 तो अचीव हो जाए। तो उस पर्टिकुलर केस में जब मास मोशन में होगा, मास मोशन में होगा तो जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू वो कम हो जाएगी कंपैरेटिवली इनिशियल स्टार्ट में जो फ्रिक्शन अवेलेबल था। ठीक है, तो जब इनिशियली बॉडी एट रेस्ट जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, उसे ओवरटेक करने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ रहा है। वंस द मास इन मोशन, जो फ्रिक्शन है वो कम है क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरटेक कर दिया, सो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर केस में मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट में है स्टैटिक कोफिशिएंट लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगेगा, बॉडी मोशन में तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक क्योंकि बॉडी मोशन में आ गई तो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम हो जाएगी। स्टैटिक क्योंकि इनिशियली मुझे उसे स्टार्ट देने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। ये बात मुझे क्लियर हो गई। अब बात ये आ रही है कि ये सब मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं बोल रहा हूं, बोल तो मैंने बहुत आसानी से दिया कि इफ डैम्पर इज देयर, मतलब इफ वाइब्रेशन इज देयर सो मैं डैम्पर लगा दूंगा, बट द कॉस्ट ऑफ डैम्पिंग और द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज आल्सो हाई। आप जितनी ज्यादा डैम्पिंग दोगे उतनी कॉस्ट हाई होगी, जितना प्रिसाइज सिस्टम आप बनाओगे, जितना ज्यादा क्रिटिकल वैल्यू के करीब पहुंचोगे आप डैम्पिंग की, उतना कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि कुछ डैम्पिंग इस फ्रिक्शन के कारण भी दे देते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि उसमें समहाउ किसी सिस्टम में डिस्टरबेंस फोर्स कुछ न्यूटन का आ सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आएगा ही,
आ सकता है, तो मैं वहां पर कैलकुलेट कर दूं कि जो पर्टिकुलर सिस्टम अगर मैं ड्राई सरफेस पे उसको रखा हुआ हूं या उसको रन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो फ्रिक्शन डिस्टरबेंस फोर्स उस मास पे आएगा, वो उस पर्टिकुलर फ्रिक्शन को ओवरटेक कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर फॉर एग्जांपल नहीं कर पा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं कर पा रहा है यानी मास ही डिस्टर्ब नहीं होगा, वाइब्रेशन ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव सम डैम्पिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर सिस्टम में अगर मैं बात करूं, तो ये तो आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन इज देयर तो मेरी एनर्जी लॉस हो रही है। अगर उस एनर्जी लॉस के कारण मैं वाइब्रेशनल एनर्जी को कुछ कंट्रोल कर सकूं तो ये मेरा कंजर्वेशन हो जाएगा। और जब मैं बात कर रहा हूं किसी भी वाइब्रेटरी सिस्टम की, तो इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में देखा भी था एनर्जी प्रिंसिपल में। तो जब मैं बात कर रहा हूं इस चीज की, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस मास को इस पर्टिकुलर सिस्टम में ओवरटेक करने के लिए 2 न्यूटन का फोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल जस्ट 2 न्यूटन फोर्स चाहिए, तभी ये मास इस स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट को ओवरटेक करके मूव करने की कोशिश करेगा। बट एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन मेरे को पता चल रहा है कि 1.5 न्यूटन से ज्यादा डिस्टर्बिंग फोर्स इस सिस्टम में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये डैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम है। डैम्ड फ्री इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कूलाम डैम्पिंग को मैं चाह रहा हूं इंड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रिक्शन। अब उस पर्टिकुलर कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो उस कंडीशन में 1.5 न्यूटन आ रहा है और मिनिमम 2 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव दैट मास बाय ओवरटेकिंग दिस स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे को डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट होगा। अगर 1.5 न्यूटन का फोर्स आ भी गया डिस्टर्बिंग फोर्स, तो मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम से नहीं डिस्टर्ब होगा। इट इज जस्ट लाइक कंपेयरिंग दिस सिस्टम इनटू ए स्प्रिंग मास सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्प्रिंग एंड दिस इज अ मास सिस्टम। ये मास है। अब मैंने सबसे पहली ही क्लास में आपको समझाया था कि जैसे ही आप स्प्रिंग में मास अटैच कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन दैट थिंग कि द स्प्रिंग इज स्टिफ इनफ टू विथस्टैंड दैट लोड। आप ऐसा नहीं करोगे कि ये जो पेन है, पेन के स्प्रिंग पे 5 किलो का मास लगा दोगे, पेन का स्प्रिंग फिक्स्ड है, तो वो स्प्रिंग नहीं, वो इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी और वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस इट कन्वर्ट इनटू वायर, तो फिर वो स्प्रिंग कहाँ रहेगा। तो मैं ये बोलता हूं कि द स्प्रिंग इज स्टिफ इनफ टू विथस्टैंड दैट मास। ठीक है, आपने उस स्प्रिंग में मास लगाया। अब कभी कभी आप कह रहे हो कि ये जो मान लो स्प्रिंग है, इट इज स्टिफ इनफ, मैंने 5 केजी का मास लगाया, कोई मूवमेंट ही नहीं दिखा, कोई मूवमेंट मास में नहीं दिखा। ठीक है, अगर मास में वो मूवमेंट नहीं दिख रहा है, यानी स्प्रिंग इज स्टिफ इनफ टू विदहोल्ड दैट 5 इंटू जी। ताकि देखो, अपन ने अपनी आंखों से देखने की कोशिश की समहाउ, जैसे मैंने आपको देखा था एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि जैसा मैं बना रहा हूं, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और जैसे ही मैंने इसमें मास लगाया, तो मैं हर केस में आपको बता रहा था कि इसमें थोड़ा सा एक्स अमाउंट का डिफ्लेक्शन आएगा। अब ये डिफ्लेक्शन इनिशियली आप मान लो इसमें डेल अमाउंट का डिफ्लेक्शन आएगा, और ये किसके कारण आएगा, एमजी के कारण डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये दिख रहा है क्या मुझे? अगर ये दिख रहा है तो ये मैं मान रहा हूं कि इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अभी तक वो वायर नहीं आया, मतलब उसमें थोड़ा सा ये जो डेल है, तो एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है के डेल, जो कि इस एमजी को विथस्टैंड कर रहा है, ये हमने देखा ही था। तो एमजी एंड के डेल पूरी वाइब्रेशन में हमेशा इक्वल होंगे, इसलिए हम उसको लेते नहीं थे। बट अगर ये मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब उतना स्टिफ नहीं है, बट इतना है कि वो इस मास को विथस्टैंड कर देगा। अब इसके बाद में इसमें एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट दूंगा, और वैसे ही एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट दिया तो इस इक्विलिब्रियम के अबाउट मास डिफ्लेक्ट, ये ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा, बट ये डेल हमेशा प्रेजेंट रहेगा उसमें, कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, अगर मैं उसमें डैम्पर लगा देता हूं, तो सेम इनिशियल कंडीशन में हम पहुंच जाएंगे। जस्ट इमेजिन दैट थिंग। अब मैं कह रहा हूं कि यही स्प्रिंग स्टिफ इनफ कि मैंने ये मास लगा दिया, 5 केजी का मास लगा दिया, उसमें कुछ नहीं हुआ, जैसा कि आपका सस्पेंशन सिस्टम के स्प्रिंग लगा दिया स्टिफ इनफ, बैठ जाओ मूव नहीं हो पा रहे, कितना भी लोड आए मूव नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग है ये ज्यादा स्टिफ है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि इसमें जो एमजी लग रहा है और ऊपर से कोई केडेल नहीं लग रहा होगा, दिख नहीं रहा है, बट दिस इज प्रेजेंट देयर। अगर ये के डेल प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्प्रिंग वायर में कन्वर्ट हो जाएगा,
क्योंकि उस वेट को ये विदहोल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो ये मुझे समझने की बात है, जो कि स्प्रिंग मास सिस्टम से हमने समझा था कि दैट mg इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय दैट kden। सिमिलरली इन दैट कंडीशन अगर मैं इसमें बोलूं कि 1.5 न्यूटन, जो मैं 1.5 और 2 न्यूटन की बात कर रहा था कि इस म्यू एस को ओवरटेक करने के लिए मुझे 2 न्यूटन चाहिए, वो 2 न्यूटन की बजाय अगर 1.5 न्यूटन आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल 1.5 न्यूटन का अगर यहां पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, 1.5 न्यूटन का अगर यहां पर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मास कोई फोर्स या ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है ये फोर्स नहीं लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। जैसे ही 2 न्यूटन होगा ये मूव करना शुरू कर देगा। तो जस्ट लाइक दैट मैं अब चाह रहा हूं कि अगर मेरे वहां पर 1.5 न्यूटन आ रहा है तो मैं क्यों डैम्पिंग प्रोवाइड करूं डिस्टर्बेंस। अगर वो डिस्टर्बेंस आ गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया, उसी को हैंडल करना है ना, बट वर्किंग कंडीशन तो मेरे कंट्रोल में है ना। मैं ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया जो बिल्कुल सॉफ्ट टॉयज की तरह है और उस पे मैं बड़ा सा पत्थर मार रहा हूं या हथौड़ा मार रहा हूं, तो वो तो क्रश हो जाएगा। मैं कोई भी मैकेनिकल सिस्टम की बात करूं वो हमेशा अंडर इलास्टिक लिमिट ही काम करता है, इतने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेता हूं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो कूलाम डैम्पिंग में अचीव करना चाह रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, वो इसी तरीके से बिहेव करे कि मुझे पता है कि कितने अमाउंट का फोर्स मुझे रिक्वायर्ड है, तो उस अमाउंट के फोर्स को मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कि क्या ये जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कुछ हेल्प करेगा मेरी। अगर वो कुछ हेल्प कर रहा है तो फॉर एग्जांपल आपके अगर इसमें वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड 2 mm गया, जैसा नहीं था हम लोगों ने देखा था इनिशियली स्टैटिक है, फिर कम हुआ फिर कम हुआ, 2 mm गया, बट वो एक्चुअल कंडीशन में 2 mm में जा रहा था। हमने ड्राई फ्रिक्शन और कूलाम डैम्पिंग की हेल्प से 2 mm नहीं गया, 1 ही mm गया। तो उस 1 mm के लिए मुझे फिर इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, या यहीं पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रिक्शन इंक्रीज कर दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ड्राई फ्रिक्शन की, जब हमारे दोनों कंपोनेंट एक ही साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम देख लेते हैं कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था ये क्या था आपका, म्यू एन था। इसके अलावा अब मैं क्या चाह रहा हूं, इसको इस डायरेक्शन में मोशन देना चाह रहा हूं, इस डायरेक्शन में क्या चाह रहा हूं, मोशन। अब इसका अपन मैथमेटिक्स देख लेते हैं ना कैसे बिहेव करेगा। तो म्यू स्टैटिक इस डायरेक्शन में मोशन देना चाह रहा हूं, और दूसरा क्या, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये दो काम हो रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में मोशन दे रहा हूं। तो मुझे पता है ये वेट इज बैलेंस्ड बाय दैट नॉर्मल रिएक्शन, एंड इस डायरेक्शन में अगर मैं मोशन दे रहा हूं तो इस डायरेक्शन में क्या काम करेगा मेरा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसको अपोज करेगा ना इस मोशन को। जैसे इस डायरेक्शन में मैं चाह रहा हूं मास मूव करे, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहेगा कि वो इस डायरेक्शन में वापस खींच ले, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। इस डायरेक्शन में मैं अगर इसको मोशन देने की कोशिश करूं, दैट इज म्यू एस, दैट इज। और मुझे पता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब मैं स्टैटिक और काइनेटिक क्योंकि आपको समझ में आ गया है, तो मेरे ये जस्टिफाइबल, अगर बॉडी स्टैटिक कंडीशन में तो स्टैटिक होगा, मोशन में है तो काइनेटिक होगा। तो मैं इसको एक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ एन, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ एन। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर फ्रिक्शन फोर्स जो कि इस सिस्टम में एक्ट कर रही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब अगर इस कंडीशन में मैं मोशन देना चाह रहा हूं तो एक फ्रिक्शन फोर्स यहां पर एक्ट कर रही है। और आपको पता है कि अगर आप इसको एक्स डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देने की कोशिश कर रहे हैं तो इनर्शिया फोर्स कहां पर एक्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू गिव द मोशन टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये मेरे को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग में ये जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है ये समझना बहुत जरूरी है। मैं राइट में दे रहा हूं कि लेफ्ट में दे रहा हूं, और ये बात भी है क्योंकि मुझे मैथमेटिकल मॉडलिंग भी बनानी है इस सिस्टम की। जैसे कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, स्प्रिंग मास सिस्टम की मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई mx डॉट डॉट प्लस kx, फिर मैंने उसमें डैम्पर लगाया mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0, यहां तक मेरी इक्वेशन बन गई। तो मैं क्या चाहूंगा कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको भी मैं क्या करूं, इसको भी मैं रिप्रेजेंट कर सकूं इन द फॉर्म ऑफ
इक्विवेलेंट स्प्रिंग फोर्स और इनर्शिया फोर्स के केस में। दूसरी चीज ये बात समझने की जरूरत है कि यहां तो मैं चाह रहा हूं कि ये डैम्पिंग हो, ये जो चाह रहा हूं कि कूलाम और ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग हो, अगर नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन यहां पर नुकसान कर रहा है मेरे को। मैं चाह रहा हूं कि यहां पर ड्राई फ्रिक्शन कूलाम डैम्पिंग हो, बट मेरे पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर केस में मैं ये चाह रहा हूं कि इसको मैं फ्रिक्शन की तरह ट्रेस वो करूं, कंसिडर करूं और उसको मैं ओवरटेक करूं। उस कंडीशन में मैं इसको ये मानता हूं कि जो मेरा स्प्रिंग मास सिस्टम है वो इस फ्रिक्शन को ओवरटेक करेगा। तो इन द फॉर्म ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स इज सफिशिएंट टू ओवरकम दैट थिंग। क्योंकि जब मैंने इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखा कि ये जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, के डेल कर रहा है, तो इसके अलावा भी अगर मुझे कोई और ऑब्स्टेकल भी अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम में आ रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो इनर्शिया फोर्स, स्प्रिंग फोर्स उस पर्टिकुलर चीज को ओवरटेक करने के बाद ही बॉडी मोशन में आएगी। ये बात समझने की बात है, ठीक है। इसी तरीके से ये ड्राई फ्रिक्शन और जो कूलाम डैम्पिंग अपना है ये इस तरीके से बिहेव करेगा। दिस इज द जनरल फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इसकी मैथमेटिक्स देखी है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो डेरिवेशन है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन उसको ड्राइव करेंगे। दो चीजें मुझे बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि फ्रिक्शन में स्टैटिक काइनेटिक मुझे समझ में आ गया है। जैसे ही मैं इस बॉडी को मोशन में चाह रहा हूं उस मोशन के लिए मुझे ओवरटेक करना पड़ेगा उस फ्रिक्शन फोर्स को, टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट जहां भी मोशन होगा तो मुझे उसके हिसाब से उसके डायरेक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कूलाम डैम्पिंग। थैंक यू।